हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एज यू नो दैट कि इस सीरीज में हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट के किसी भी एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आज जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे चूज किया है दैट इज आरएसी, और आरएसी से आज हम सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। अब सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, हमने कुछ बहुत एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वी ऑल नो दैट कि सोलर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसी सोर्स ऑफ एनर्जी को यू आर यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द रेफ्रिजरेशन। बस यही हम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं है। अगर आप पहले से जो एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम है अगर आप उनको समझते हो तो सोलर रेफ्रिजरेशन आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पहले की चीजों को आप नहीं समझ पाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सोलर रेफ्रिजरेशन के बारे में, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कितने टाइप्स के ये होते हैं, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, चैलेंजेस क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जो हमारा डिस्कशन है इससे रिलेटेड, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है तो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इवन दो जो ईएस का एग्जाम होते हैं, कुछ पीएसयू के जो एग्जाम होते हैं उनमें ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को भी मैं इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है, बट नेवरदलेस जितने हैं आप लास्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और सबसे पहले हम ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको आप समझते होंगे ऑलरेडी, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। और सिमिलर फंक्शन में आपका सोलर रेफ्रिजरेशन भी वर्क करता है। आप सभी को पता है इसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवापोरेटर। अगर हम इवापोरेटर से शुरू करें तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है जिसका टेम्परेचर काफी कम होता है। कम होने की वजह से ये जो इवापोरेटर है यहाँ पे जो कुछ भी रखा रहता है उससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट होके ये कंप्रेसर में चला जाता है। अब कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट ये है क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हुआ है, हमें क्या करना होता है, अगेन इसको इसी फेज में लाना होता है, मतलब लिक्विड फेज में लाना होता है जिससे इसका टेम्परेचर कम हो जाए और अगेन हमें वो साइकिल रिसीव हो जाए, हम फिर से हीट को रिसीव कर पाए, हमारे इवापोरेटर में कूलिंग हम प्रोड्यूस कर पाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कंप्रेसर लगाया। कंप्रेसर क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देता है अप टू कंडेंसर लेवल। कंडेंसर में हम हीट को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जहाँ पे अगेन हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाता है। प्रेशर हाई होता है इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस लगाते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, अगेन हमको लोअर टेम्परेचर मिल जाता है। लोअर टेम्परेचर लिक्विड यहाँ से इवापोरेटर में जाता है, अगेन ये हीट एब्जॉर्ब करता है और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ऐसे हमको कूलिंग इफेक्ट कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। अब हम बात करते हैं सोलर का। तो सोलर जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि सोलर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को हम हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बाकी सारे कंपोनेंट्स हमको कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे भी कंडेंसर यूज होगा सोलर रेफ्रिजरेशन में, एक्सपेंशन यूज होगा, इवापोरेटर यूज होगा। हमको इनपुट एनर्जी कहाँ पे देनी पड़ती है, कंप्रेसर में देनी पड़ती है। तो हम कंप्रेसर के बारे में सोचते हैं कि कंप्रेसर को हम कैसे रन कर पाए हमारे सोलर सिस्टम से। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली फोटोवोल्टिक सेल लगा के इस कंप्रेसर को रन कर दो डीसी मोटर के थ्रू, इसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक रन कंप्रेसर। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, थर्मल कंप्रेशन का यूज कर सकते हैं। हम इस कंप्रेसर को रिमूव कर दें, हटा दें, और चूंकि हमको यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना होता है तो डायरेक्टली हम जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं उसको यूटिलाइज कर ले, जिसे हम कहते हैं थर्मल कंप्रेशन। और वहां पे हमको कलेक्टर लगाने होंगे। दूसरे केस में जैसे मैंने कहा, अगर इलेक्ट्रिकली रन करते हो जैसे ये रन करता है, इलेक्ट्रिकली रन करोगे तो फोटोवोल्टिक सेल लगाने पड़ेंगे। और अगर डायरेक्टली रन करते हो या फिर थर्मल कंप्रेशन करते हो, इस कंप्रेशन को हटा के, इस कंप्रेसर को हटा के, तो आपको वहां पे कलेक्टर लगाना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम करके हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और भी 2-3 तरीके हैं इस टाइप के सोलर एनर्जी को यूज करने का। मेनली यही 2 तरीका होता है, फोटोवोल्टिक सेल लगा के यूज करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, वहां से कंप्रेसर रन करो, और दूसरा थर्मल कंप्रेस करो, इसको हटा के, जिसे हम कहते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, तो उन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि जो सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। वी आर जस्ट यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी टू रन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको पहले बताया वही चीजें यहाँ पे मेंशन है। या तो आप फोटोवोल्टिक सेल लगा लो उसको रन करने के लिए, या फिर डायरेक्टली रेडिएंट हीट का यूज कर लो।
तो कुछ यहाँ पे अगर जनरल बात करें, इससे अलावा भी हो सकते हैं। अगर जनरली हम बात करें जो मेजरली यूज होते हैं, इनमें भी ये जो ऊपर के 3 हैं इनका तो एप्लीकेशन थोड़ा हो रहा है, ये स्टिल बहुत सारे इस पे रिसर्च हो रहा है, अभी रिसर्च फेज में है, आपको इसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। इन सब का भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेज है सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको हम आगे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा है सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, थर्ड वन इन द एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सोलर एब्जॉर्प्शन है ये, और सोलर एब्जॉर्प्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। बेसिकली आपने ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा होगा, उसी तरीके से सोलर एब्जॉर्प्शन भी वर्क करता है। वर्किंग में आपको बता दूंगा। थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम, इसमें भी हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम है, जरूरी नहीं कि केवल सोलर से यूज होती है, इसमें करंट फ्लो के थ्रू हम टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं, तो दूसरी करंट, मतलब दूसरे जो करंट के सोर्सेज हैं वहां से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हम ये डिस्कस करेंगे कि थर्मो इलेक्ट्रिक में हम सोलर का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसके लिए काफी बेनिफिशियल है अगर हम इसमें कामयाब होते हैं। तो स्टिल बहुत सारे डिमेरिट है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी टेक्नोलॉजी को, बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि सोलर एनर्जी का कैसे यूज करके हम उसको सोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को हम सोलर एनर्जी से कैसे पावर्ड कर सकते हैं, बस उतना ही हम डिस्कस करेंगे। उसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे आपको। लास्ट में हम एब्जॉर्प्शन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ये भी एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, बट चूंकि फेज आउट हो गई है, बहुत सारे इसके डिमेरिट से अब यूज होती नहीं है, तो स्टिल इसमें हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल कैसे यूज होता है। फोटोवोल्टिक सेल में जो मटेरियल यूज होता है दैट इज सेमीकंडक्टर। फोटोन आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वहां पे पीएन जंक्शन बनता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ये डीसी करंट, डायरेक्टली डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। डीसी करंट से हम क्या करते हैं, मोटर को रन करते हैं, मोटर से हम कंप्रेसर को रन कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंडेंसर, एक्सपेंशन, इवेपोरेटर, वो एज इट इज होते हैं, कोई चेंजेस होता नहीं है। तो ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। फोटोवोल्टिक सेल कैसे वर्क करता है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो उसमें सेपरेट लेक्चर बनाना पड़ेगा, काफी सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो भी यूज होता है, हम सारी चीजें जो सोलर एनर्जी होता है उसका हम फोटोवोल्टिक सेल से यूज करते हैं, ऐसा नहीं। सोलर पैनल जो आप जनरली देखते हो वो बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल ही होता है, बट बहुत सारे जगह आप कलेक्टर भी देखते हो। कलेक्टर और फोटोवोल्टिक सेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। फोटोवोल्टिक सेल जो होती है हमारे रेडिएंट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है, कलेक्टर वो नहीं करता है। कलेक्टर जो हमारी रेडिएंट हीट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास रखता है, फिर जहां पे भी आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो वहां पे यूटिलाइज कर लेते हो। या तो वो डिपेंड करता है मटेरियल, अगर आप एब्जॉर्बेंट अच्छा लगाए हो तो ज्यादा टाइम तक एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं लगाया हो तो डायरेक्टली आप उसको क्या करते रहते हो, सर्कुलेट करते रहते हो उस हीट को। तो ये दो तरीके होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। कलेक्टर इज द डिफरेंट थिंग, सोलर पैनल इज द डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बहुत ज्यादा, मैंने पहले भी कहा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इसमें नहीं हम यूज करते हैं जिसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े। आपका इवेपोरेटर सिमिलर है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की तरह, यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस लगा हुआ वो भी सिमिलर है, कंडेंसर लगा हुआ है ये भी सिमिलर वर्क करता है, ठीक है। अब आगे आप रिसर्च करो तो बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हम अचीव नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल यहाँ पे चूंकि हम फोटोवोल्टिक यूज कर रहे हैं तो फोटोवोल्टिक में टेम्परेचर का कुछ खास रोल है नहीं, यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, बट जो कलेक्टर होता है वहां का वो कंस्ट्रेन होता है। यहाँ पे आप फोटोवोल्टिक सेल आपको दिख रहा होगा, फोटोवोल्टिक सेल से डायरेक्टली डीसी करंट हमको मिल जाती है, यहाँ से हम डीसी मोटर रन कर लेते हैं, डीसी मोटर को हम कपल्ड कर देते हैं, मतलब इसकी शाफ्ट हमारी कपल्ड होती है कंप्रेसर से, और एज इट इज जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप एसी करंट से कंप्रेसर रन करते हो जो आपके घर में लगा हुआ है फ्रिज, उसी तरीके से हम डीसी का यूज करके इसको रन करते हैं। बाकी सारे प्रोसेस एज इट इज जैसे आपका ट्रेडिशनल सिस्टम रन करता है वैसे ही रन करता रहता है, हमको यहाँ पे कूलिंग मिल जाती है। यहाँ पे भी सीओपी फाइंड आउट करने का सिमिलर आपको तरीका है, थोड़ा सा चेंजेस होंगे यहाँ पे कि जो हमारी इनपुट एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है, जो कि हर जगह होगा, ऐसा नहीं कि बस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। फोटोवोल्टिक से कितना करंट प्रोड्यूस हुई, उसको हीट से कैसे कनेक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सेपरेट, यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, वो आपको जनरल टर्म्स में आ जाएंगे सोलर एनर्जी में, कि सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। हमारा रेफ्रिजरेशन तो बस यहाँ से स्टार्ट है, नहीं हमने तो क्या किया, सोलर एनर्जी से यहाँ पे केवल करंट जनरेट किया है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि फोटोवोल्टिक सेल किस तरीके से रन करता है हमारे ट्रेडिशनल वेपर कंप्रेशन सिस्टम को।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आपको सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर। सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें हम सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम हमारे कंप्रेसर को रन करते हैं। इससे पहले आपने देखा डीसी मोटर का हमने यूज किया था, अब यहाँ पे हम टरबाइन का यूज करते हैं। आपको पता है पावर प्लांट हम सभी ने पढ़ा होगा, उसमें टरबाइन पे हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम को स्ट्राइक करवाते हैं। बेसिकली रैंकिन साइकिल आपने पढ़ा होगा, ये एक तरह की समझ लो ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंकिन साइकिल का यूज कर लेते हैं। टरबाइन रन होती है, टरबाइन शाफ्ट से हमारा कंप्रेसर शाफ्ट कपल्ड होती है और इससे हमारा कंप्रेसर रन होता है। बाकी के सारे प्रोसेस एज इट इज जैसे कि हम पहले डिस्कस किए हुए। तो ये हमारा सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सोलर पैनल का हम यूज नहीं करते। जस्ट रिमेंबर दिस कि यहाँ पे हम सोलर पैनल की जगह पे सोलर कलेक्टर का यूज करते हैं, जो बेसिकली एनर्जी को स्टोर करने, कलेक्ट करने का काम करता है, कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। और इसके थ्रू जो भी फ्लूइड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस फ्लूइड को हम इवापोरेट कर पाते हैं, उसका प्रेशर और टेम्परेचर हम बढ़ा पाते हैं। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसी फ्लूइड को हम यूटिलाइज कर पाते हैं टू रन द टरबाइन। और टरबाइन एक बार हमारी रन हो गई तो टरबाइन से हम क्या रन कर पाते हैं, हमारा कंप्रेशन सिस्टम। ये हमारी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, ठीक है। दिस इज द पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, दिस इज द डिफरेंट एंड दिस इज द रेफ्रिजरेटर साइकिल। तो इसमें बेसिकली दो साइकिल यूज हो रही है, एक होती है हमारी रेफ्रिजरेशन की साइकिल, दूसरी होती है हमारी पावर प्रोड्यूसिंग। तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारी हीट इंजन की तरह यूज हो रही है, जो पावर प्रोड्यूस करती है और उस पावर को हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं टू रन द रेफ्रिजरेटर। बहुत बार आपने ऐसे सिस्टम्स पढ़े होंगे कि एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है जिससे हीट इंजन कपल्ड है, तो सिमिलर फंक्शन में ये भी वर्क करते हैं। बहुत ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, कितनी बड़ी टरबाइन होती है। डेफिनेटली बहुत बड़ी टरबाइन आप रन नहीं कर सकते इस सिस्टम से, क्योंकि उतना ज्यादा अमाउंट आपको स्टीम नहीं मिल पाएगी, या उतना जो भी यहाँ पे आप ऑर्गेनिक फ्लूइड यूज करते हो जो कि आपको टरबाइन को रन करता है, तो उतना ज्यादा पावर प्रोडक्शन नहीं होता है। तो छोटा सिस्टम होता है, सीओपी काफी कम होती है, सिस्टम काफी बल्कि होता है। देखो दो साइकिल को हमने यहाँ पे मर्ज किया है। कलेक्टर स्टील अपने आप में भी काफी बड़ा होता है। ये पूरा जो पावर सिस्टम है इसके सारे कंपोनेंट्स काफी बड़े होते हैं, तो काफी बल्कि होता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, सीओपी इसलिए काफी कम होती है। मेंटेनेंस, चूंकि बहुत सारे सिस्टम यूज करो तो मेंटेनेंस भी बढ़ेगा। तो ये सारे कंस्ट्रेन होते हैं जिसकी वजह से ये सारे सिस्टम प्रैक्टिकली हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है दैट इज सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। इसी का प्रैक्टिकल यूज आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। बाकी इससे पहले जो हमने दो पढ़े हैं वो अभी रिसर्च में है, बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, उस पर बहुत सारे लोग पब्लिश कर रहे हैं, बट फिजिबल नहीं है, उनका हम यूज नहीं करते हैं, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, जो हमारा ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, सिमिलर फंक्शन में यूज करता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और आपने पढ़े होंगे कि एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए अगर कहीं पे भी वेस्ट हीट अवेलेबल है, तो जिसको हम इलेक्ट्रिकली कंप्रेस कर रहे थे रेफ्रिजरेंट को, वहां पे हम थर्मल कंप्रेशन का फंडामेंटल लगा देते हैं और हमारा जो कंप्रेसर होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो जो हमारा कंप्रेसर होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं जनरेटर, एब्जॉर्बर एंड पंप के थ्रू। तो ये रिप्लेसमेंट हो जाता है हमारे कंप्रेसर का। बाकी सारे सिस्टम एज इट इज रहते हैं, वो जैसे पहले वर्क कर रहा था वेपर कंप्रेशन सिस्टम, उसी तरीके से ये भी वर्क करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर आप वो समझ गए तो बाकी सारी चीजें आप समझ जाओगे। यहाँ पे हम फ्लूइड यूज करते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि अगर एज ए रेफ्रिजरेंट हम NH3 अमोनिया यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज ए एब्जॉर्बर हम H2O यूज कर लेते हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेंट कहते हैं। तो काफी अच्छी एफिशिएंसी होती है इसकी टू एब्जॉर्ब द अमोनिया। उसी तरीके से बहुत बार हम लिथियम ब्रोमाइड और ऑटो का सिस्टम यूज करते हैं। ये दोनों सिस्टम काफी फेमस हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हम रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, बहुत बार इसके कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज करिए आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जो लिथियम ब्रोमाइड और ऑटो सिस्टम होता है, लिथियम ब्रोमाइड ऑटो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें एज ए रेफ्रिजरेंट कौन वर्क करता है। तो आपको कंफ्यूजन होता है कि एज ए रेफ्रिजरेंट इसमें कौन है, मतलब रेफ्रिजरेंट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है या ऑब्जर्वेंट कौन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट वाटर होता है, और अमोनिया और वाटर के केस में अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करता है। यहाँ पे वो चीजें मेंशन नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी मेंशन है। तो आप ध्यान रखना इसमें कि कौन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है और कौन एब्जॉर्बर की तरह यूज होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब आगे ये डायग्राम है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़े हो तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टिल अगर आप ना भी पढ़े हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हम शुरू करते हैं हमारे इवापोरेटर से। इवापोरेटर, इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया, इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट होता है। यहाँ पे चलो रेफ्रिजरेंट हम मान लेते हैं NH3 ये लिए हैं, तो चलो हम भी कह देते हैं NH3 है। अब NH3 लो टेम्परेचर लो प्रेशर में यहाँ पे आएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, चूंकि इसका नाम ही है इवापोरेटर। जो भी यहाँ पे आएगा वो क्या करेगा, इवापोरेट कर देगा, फेज उसका चेंज हो जाएगा, फेज इसका चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो NH3 है हमारा, इस एब्जॉर्बर में चला जाएगा। एब्जॉर्बर में उसका काम क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, जो वेपर होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये हमारा पर्पज होता है कि अगर पंप में हम वेपर फॉर्म में इसको भेज दिए तो पंप को बहुत ज़्यादा वर्क सप्लाई करना पड़ेगा और हमारा सिस्टम फिजिबल नहीं रह जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्क कंजप्शन हो जाएगा, सिस्टम की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम इसलिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वेंट यूज करते हैं, जो काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वर होता है अमोनिया का, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम वाटर यूज कर रहे होते हैं, ये ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है और यहाँ के बाद पंप के थ्रू इसको हम जनरेटर में भेज देते हैं। जनरेटर में भेज देते हैं। जनरेटर में अब हम यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। तो बेसिकली कौन सा पैनल यहाँ पे लगा होगा, कलेक्टर लगा होगा। ऐसा नहीं कि आप सोलर पैनल लगा दो, मतलब फोटोवोल्टिक सेल लगा दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लो ग्रेड जो हीट होती है सोलर एनर्जी, उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। जब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, अगेन अमोनिया यहाँ से इवापोरेट करने की कोशिश करेगी, तो एमोनिया यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, एमोनिया वेपोरेट करके यहाँ पे कंडेंसर में आ जाएगी। अब बीच में आपको रेक्टिफायर दिख रहा होगा। अब जरूरी नहीं है कि केवल अमोनिया ऑपरेट करे, डेफिनेटली अमोनिया ज्यादा करेगी क्योंकि उसका इवेपोरेटिंग पॉइंट वाटर की कंपैरिजन में काफी कम होता है, तो अमोनिया ज्यादा इवेपोरेट करेगी। वाटर भी थोड़ा बहुत अमाउंट कर सकता है, चांसेज है। तो हम यहाँ पे रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, वाटर को अगेन कंडेंस करके हमारे जनरेटर में भेज देता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सपोज करिए वाटर यहाँ से कंडेंसर के थ्रू होके एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू इस वाली लाइन में आ गया। अब इस वाली लाइन का टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो वाटर फ्रीज होने के चांसेज होंगे। ये पूरी लाइन को वो ब्लॉक कर सकता है। यहाँ से ब्लॉक करने से बचा तो इवेपोरेटर वाली लाइन को ब्लॉक कर देगा, और डेफिनेटली इससे पहले इवेपोरेटर से पहले ही वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा हमारी इस लाइन को। इवेपोरेटर में भी आगे ब्लॉक कर देगा अगर टेम्परेचर हमने थोड़ा सा ज्यादा रखा हुआ है तो ये पूरी लाइन ब्लॉक होने के चांसेज होते हैं। इसलिए हम वाटर को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, तो रेक्टिफायर लगा देते हैं। वाटर अगेन यहाँ पे यही रह जाता है। और फिर जो वीक सोल्यूशन होता है, अब यहाँ पे वीक सोल्यूशन और रिच सोल्यूशन क्यों लिखा हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया के साथ भी ऐसा होता है कि पूरी अमोनिया यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर इधर नहीं आ जाएगी। कुछ अमोनिया स्टिल वाटर के साथ मिली रहती है जो कि इवेपोरेट नहीं हो पाती है, और हम इतना वेट नहीं करते हैं कि सारी अमोनिया हमको लेके जाना है। अगर आप वेट करो, बहुत टाइम दो, तो जा भी सकती है, बट नेवरदलेस हमारे पास और भी बहुत सारे फिजिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, तो कुछ अमोनिया हमारे वाटर के साथ वीक सोल्यूशन में यहाँ पे आ जाती है। अगेन वाटर यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वर में आ जाता है और ये पूरा अपना वर्क परफॉर्म करके कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करके वापस कंडेंस होके यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाता है, प्रेशर घट जाता है। अगेन ये इवेपोरेटर में आ जाते हैं, फिर से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और हमारा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब आप समझ लो कि अगर यहाँ पे हम इस पूरे सिस्टम को हटा दें, इस पूरे सिस्टम को हटा दे, तो इस पूरे सिस्टम को हटा के वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या लगा होता है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हमारे पास कंप्रेसर लगा होता है, और कंप्रेसर को हम इलेक्ट्रिसिटी से रन कर देते हैं। ठीक है, अगर फोटोवोल्टिक होगा तो मोटर लगा होगा, एक डीसी मोटर लगा होगा और डीसी कंप्रेसर लगा होगा, या तो एसी कंप्रेसर लगा होगा अगर ट्रेडिशनल होगा तो यहाँ पे बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंप्रेसर को हटा के आप क्या लगाते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सोलर की बात नहीं की गई है तो आपको, जैसे कि पहले भी लिखा था, जनरेटर, पंप और ऑब्जर्वर लगा है। अगर सोलर की बात की गई है तो हो सकता है उसमें इंक्लूड कर दे कि हमारा सोलर कलेक्टर भी लगा होता है, रेक्टिफायर भी लगा होता है डेफिनेटली। तो ये डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। अगर ऑप्शन में ये सारी चीजें मेंशन है तो आप सभी को कंसीडर करोगे। अगर ऑप्शन में इसमें से एक दो कंपोनेंट भी मेंशन है तो भी आप उसको सही टिक मार्क करोगे। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि बाकी सारे कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द ऑप्शन। आपके माइंड में ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो जो हमारे कंप्रेसर को रिप्लेस किए हैं। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जैसे ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप चूज करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो आप देख रहे होगे जस्ट अ ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये।
इसी तरीके से वो भी वर्क करता है। अगर कहीं पे सोलर हीट नहीं है, कोयले की हीट आ रही है, तो उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। कहीं फॉसिल फ्यूल्स की हीट है तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को रन करने के लिए। बायोमास का यूज कर लेते हैं हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को रन करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कहाँ पे इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे हीट रिजेक्ट होती है। तो अगर हीट रिजेक्शन की बात करें तो कंडेंसर में हो रही है, हमारे इसमें हो रही है, एब्जॉर्बर में हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इवेपोरेटर में हो रही है हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पे हमारे सोलर पैनल के थ्रू हमारे जनरेटर में हो रही है हीट एब्जॉर्ब। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपसे इसमें रेफ्रिजरेंट कौन है, एब्जॉर्बेंट कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। किसको रिप्लेस किया गया, किससे रिप्लेस किया गया, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इनको आप ध्यान में रखोगे, माइंड में रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम। थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा नहीं कि सोलर आने के बाद थर्मो इलेक्ट्रिक आया है। थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम उसमें अब सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना भी पता हो। होता क्या है, अगर दो डिसिमिलर कंडक्टर हैं, ठीक है, अगर वो दो डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसका रिवर्स भी होता है, उसे हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कुछ ऐसा है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं दो डिसिमिलर मेटल के जंक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा। ये दोनों चीजें होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं और वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, तो उसे हम कहते हैं पेल्टियर इफेक्ट। और पेल्टियर साहब ने इसी का यूटिलाइज किया टू जनरेट द कूलिंग, ठीक है। तो इसी हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग। तो इसे ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। तो इससे पहले जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि अगर आप टेम्परेचर डिफरेंट मेंटेन करोगे तो वहां पे एक वोल्टेज पोटेंशियल आ जाएगा जिसके वजह से करंट फ्लो करेगी। तो उसे हम कहते हैं सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट कहते हैं उसे। अगर इसका हम रिवर्स कर देते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं टू डिसिमिलर मेटर के बीच में, तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं पेल्टियर इफेक्ट। तो पेल्टियर इफेक्ट पे ही हमारे जो थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम होता है ये वर्क करता है। तो अब इस पूरे टेक्नोलॉजी को, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम का यूज हम सोलर एनर्जी के थ्रू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से इससे पहले भी हमने पढ़ा कैसे एप्लीकेशन हो सकता है। आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो सोलर एनर्जी से, जिसको आप पेल्टियर इफेक्ट के थ्रू कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस ये भी है। यहाँ पे भी हमारे पास एक रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें हम सोलर एनर्जी का यूज करने की कोशिश करते हैं। और सिंपल आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए कि सोलर एनर्जी से अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बना लिया तो दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको हम रन नहीं कर सकते। अभी दुनिया में जितने भी सिस्टम्स हैं सबको हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कन्वर्ट करके या फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सपोज जो हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल होता है, अगर वो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है तो हम इन्वर्टर का यूज कर लेंगे, उसको एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे आप घर में करते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। स्टील ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मटेरियल कौन सा यूज होगा, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर पाओगे आप, प्रोसेस मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। पहले भी मैंने आपको कहा, बस हम यहाँ पे ये ब्रीफ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है रेफ्रिजरेशन का, उसमें सोलर एनर्जी का यूज कैसे कर सकते हैं। ये सिंपल डायग्राम है हमारे थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम का। इससे पहले सीबैक इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया था, बट स्टिल आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दूसरे के रिवर्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो ये आपको सिस्टम दिख रहा होगा पेल्टियर इफेक्ट का। यहाँ पे टू डिसिमिलर मेटल को हम एक जंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और इस जंक्शन पे हम करंट सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, इसे हम पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। और ये पूरा सिस्टम हमको कूलिंग इफेक्ट देता है, यहाँ से हमको कूलिंग मिलती है। अब आपको ये समझना है कि पेल्टियर इफेक्ट कैसे काम करता है, थर्मोइलेक्ट्रिक सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसके लिए एक सेपरेट डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। जो भी प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं सबके डिस्कशन के लिए एटलीस्ट छोटा से छोटा लेक्चर बनाए तो भी हाफ एन आवर का एक लेक्चर बन सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो डिटेल में थर्मोइलेक्ट्रिक सिस्टम डिस्कस किया जा सकता है, बट स्टिल आपके सिलेबस में है नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता नहीं है, तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम है जो आपको कूलिंग मिलती है। तो ये वाला सिस्टम है जहाँ पे आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सबस्टेंस को कूल कर सकते हो।
जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है दैट इज सोलर एडजॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये भी एक ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, एडजॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें हम सोलर एनर्जी का यूज करने की कोशिश करेंगे और उसको हम कह देंगे सोलर एडजॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे इससे पहले हमने वेपर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन भी है। वेपर एब्जॉर्प्शन में सपोज करिए हमने एक एब्जॉर्बेंट यूज किया था, एक रेफ्रिजरेंट यूज किया था। यहाँ पे भी सिमिलर फंक्शन में हम यूटिलाइज करते हैं, एक एब्जॉर्बेंट होता है, एक रेफ्रिजरेंट होता है। यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंट का मटेरियल होता है दैट इज सिलिकॉन जेल, एक्टिवेटेड कार्बन, जियोलाइट, ये सारी चीजें होती हैं। हम ये चीज का ध्यान रखते हैं कि जो एब्जॉर्बेंट हो उसकी एरिया काफी ज्यादा होनी चाहिए। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इससे पहले हमने पढ़ा, वहां पे मैंने एक्सक्यूज दिया था कि वाट जो पंप होता है वो वेपर को अगर कंप्रेस करेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हम लिक्विड वहां पे सेंड करते हैं ताकि प्रेशर को इजीली इंक्रीज कर पाए, बढ़ा पाए। यहाँ पे क्या रीजन होता है, यहाँ पे रीजन ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एब्जॉर्बेंट है जिसकी एरिया काफी बड़ी है, जिसकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी है, जो हीट तेजी से ट्रांसफर कर सकता है, अगर आपका रेफ्रिजरेंट उसको एब्जॉर्ब किया है तो वहां पे हीट ट्रांसफर तेजी से होगा, जिससे उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बेड का यूज करते हैं। अगर सिंपल फंक्शन में आप समझने की कोशिश करो तो आपका कपड़ा है, गीला है, उसको सिखाते हो वहां से वेपर निकल जाता है, वाटर जो होता है वेपर फॉर्म में निकल जाता है। तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी होता है। हम हमारे रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्बेंट में भेज देते हैं, एब्जॉर्बेंट बेड में। बेड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में वहां पर सोलर एनर्जी हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। सोलर एनर्जी क्या करती है, उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, अगेन वो कंडेंसर में चला जाता है। बाकी के सारे प्रोसेस सिमिलर होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया है। अगर एब्जॉर्बेंट बेड को छोड़ दिया जाए तो बाकी कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, ये सारे होते हैं सिमिलर फंक्शन में वर्क करते हैं, जैसा हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम वर्क किया था या फिर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वर्क किया था, या बाकी जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम अब डिस्कस किए हैं सभी इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है। ये कुछ प्रोसेस दिए गए हैं यहाँ पे सिक्वेंसली जो होते हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। पहला होता है प्री हीटिंग, फिर होता है डिजॉर्प्शन, फिर प्री कूलिंग होती है, फिर होती है एडजॉर्प्शन। ये सारे प्रोसेस यहाँ पे साइकिल वाइज मेंशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले होता है प्री हीटिंग। तो प्री हीटिंग प्रोसेस हमारा शुरू होता है एब्जॉर्बेंट बेड के थ्रू। ये दो वाल्व लगे होते हैं, इस टाइम पे दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। यहाँ पे हम एनर्जी, सोलर एनर्जी की बात करें तो सपोज करिए एब्जॉर्बेंट बेड को आपने सोलर एनर्जी सप्लाई किया, यहाँ से जो भी एब्जॉर्ब किया हुआ रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेट होना चालू हो गया। जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसको ओपन कर देते हैं, वो कंडेंसर में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जब दोनों वाल्व बंद हो और इसको हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा हो, उसे हम कहते हैं प्री हीटिंग। और जैसे इस वाल्व को हम ओपन कर देते हैं उसे हम कहते हैं डिजॉर्प्शन प्रोसेस, क्योंकि अब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब था वो अब डिजॉर्ब होना शुरू हो गया है, यहाँ से इवेपोरेट करना शुरू हो गया। स्टिल ये वाल्व बंद है, ये वाल्व ओपन हो गई है। डिजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए ये वेपर कंडेंसर में जा रहा है। क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने काफी बढ़ा दिया सोलर एनर्जी सप्लाई करके, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये हीट रिजेक्ट करना शुरू करेगा और अगेन कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्री कूलिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, थोड़ा सा कूलिंग भी होगी इसकी, नो डाउट। फिर इसके बाद हम इसको वेपर में, इवेपोरेटर में भेज देते हैं। जैसे इवेपोरेटर में भेजते हैं अगेन ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। जहां भी हमारा कूलिंग स्पेस है वहां से हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, जैसे कि इवेपोरेटर काम करता है बाकी सारे सिस्टम में, और ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस ये वाल्व अब हम ओपन कर देंगे, ये वाल्व अगेन क्लोज हो जाएगा और यहाँ से वेपर हमारे एब्जॉर्बेंट बेड में चला जाएगा, जो बेड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्बेंट की बेड की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम हीट ट्रांसफर को इन्फ्लुएंस कर पाए, मतलब हीट ट्रांसफर को इनहेंस कर पाए, बढ़ा पाए। काफी अच्छा कांटेक्ट में आ जाता है, ये तेजी से हीट ट्रांसफर होता है, तेजी से इवेपोरेशन प्रोसेस भी होता है। जितना हीट यहाँ पे आती है उसका मैक्सिमम हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम मटेरियल का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोलर रेडिएशन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सोलर रेडिएशन की डायरेक्शन केवल इसी प्रोसेस में नहीं, जितना भी सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है सब में इंपॉर्टेंट होती है सोलर रेडिएशन की डायरेक्शन। इसीलिए हम ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाते हैं, जैसे जैसे सोलर रेडिएशन की डायरेक्शन चेंज होती जाए, इंटेंसिटी ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, तो हम उसको ट्रैक करते रहे सोलर रेडिएशन को। तो सिमिलर फंक्शन में अब ये क्या किया, एब्जॉर्बेंट बेड को हमने फिर से एनर्जी सप्लाई किया, ये इवेपोरेट हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए इसे हम इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, ये वेपर जाता है, वेपर को ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। यहाँ से वेपर रिमूव होना होता है तो डिसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस मिलके हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना लेते हैं। हमको कूलिंग कैसे मिलती है, सिमिलर फंक्शन में मिलती है। बस होता क्या है, बाकी सारी चीजें सिमिलर होती हैं। यहाँ पे हम थर्मल कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे इससे पहले हम एब्जॉर्प्शन सिस्टम में किया था, एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हमने किया था। बस मटेरियल दोनों में डिफरेंट होता है। स्टिल जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, दोनों में नियर अबाउट सिमिलर रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट में लिखा हुआ है वाटर यूज करते हैं, हम अमोनिया यूज करते हैं, वहां पे भी हम वाटर अमोनिया यूज करते हैं। अगर हम वाटर ब्रोमाइड सिस्टम की बात करें, अमोनिया वाटर सिस्टम की बात करें, तो ये दोनों कैसे यूज होते हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम हो गया हमारा। और यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार सब्र के साथ ये सारे प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन है वन बाय वन, तो ये प्रोसेस को एक बार आप पढ़िएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे लोग करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ सबका टाइमली रिप्लाई करूँ। अगर फर्स्ट हम एडवांटेज की बात करें सोलर रेफ्रिजरेशन का, तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो ये सोलर रेफ्रिजरेशन का एडवांटेज नहीं है, ये सोलर एनर्जी का बेसिकली एडवांटेज है, जो कि कहीं भी आप यूज कर सकते हो। नहीं, रेफ्रिजरेशन में स्पेशली एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिलता। जैसे सोलर एनर्जी है, फ्रीली अवेलेबल है, तो रेफ्रिजरेशन के लिए भी अवेलेबल है, हीटिंग के लिए भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कहीं पे पैसा देना पड़ता है। तो दिस इज जनरल एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। तो फ्रीली अवेलेबल है, कोई पोल्यूशन नहीं है, डेफिनेटली किसी भी कहीं भी यूज करो आप, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो ये सारी चीजें मेंशन है, ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल भाषा में सारी चीजें मेंशन है, एक बार आप पढ़ लेना। डिसएडवांटेज क्या है, ये भी जनरल डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि चूंकि हमारी एक साइकिल है अर्थ को रोटेट करने की, उस साइकिल की वजह से डे और नाइट होती है, तो नाइट में हमको सोलर रेडिएशन नहीं मिलता है। स्टिल मौसम चेंज हो गया, सोलर रेडिएशन नहीं मिलता, तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जो कि हमको एनर्जी कुछ टाइम बाद मिलती है, कुछ टाइम नहीं मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब नहीं मिलती है उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना है। तो हम बैटरी यूज करते हैं, बैटरी में हम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बट नेवरदलेस स्टिल ये भी बहुत जनरल सोलर एनर्जी का डिसएडवांटेज है। चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस सबसे बड़ा यही है कि जो वेरिएशन है सोलर रेडिएशन में, उसको हम कैसे कंपनसेट करें, कैसे इसको हम वर्सेटाइल बनाएं कि हमारा सिस्टम थ्रू आउट डे नाइट वर्क करता रहे। फ्यूचर में डेफिनेटली सोलर एनर्जी का फ्यूचर है, जितना भी आप एप्लियंस यूज करते हो सब में यही ट्राई किया जा रहा है कि सोलर एनर्जी का यूज किया जा सके। और इंडिया में भी काफी सारे आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है लगाने के लिए, काफी सारे जगह आपको सब्सिडी मिल रही है कि आप सोलर सिस्टम का यूज करो। तो आगे भी ये जारी रहेगी, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स की कंटिन्यूसली कमी हो रही है और डिग्रेड भी हो रहा है। तो खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद में, सोलर एनर्जी तो खत्म नहीं होने वाली है। तो इसलिए इसको सारी गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड सभी प्रमोट कर रहे हैं, तो हर जगह ये इसका यूज किया जा रहा है। तो उसी तरीके से रेफ्रिजरेशन में भी यूज किया जा रहा है, जिसको हमने कंटिन्यूसली पढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज, वेपर कंप्रेशन सिस्टम नहीं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी है। ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज नहीं करते हैं, जेट में भी डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। कर किसी में सकते हैं हम, देखो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे हम सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे डायरेक्टली यूज के बारे में पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेफ्रिजरेंट यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन वर्किंग हीट फ्रॉम द सोलर कलेक्टर इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड, मतलब सिंपल कौन सा सिस्टम आप यूज करते हो, वाटर के साथ अमोनिया भी यूज करते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से होगा लिथियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग इक्विपमेंट इन द अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये जनरल क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन का, बट ये सोलर में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं एब्जॉर्प्शन की जगह पे सोलर एब्जॉर्प्शन लिख दूंगा, वेरी सिंपल, तो ये सोलर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कंडेंसर में, एब्जॉर्प्शन में, रेक्टिफायर में भी यूज करते हैं वाटर को कंडेंस करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेल्टियर इफेक्ट पे वर्क करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। पेल्टियर इफेक्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया क्या होता है। इन सोलर वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हीट इज रिजेक्टेड, कहाँ कहाँ पे हीट रिजेक्ट करते हैं हम, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, दो चीजें करते हैं हम सिस्टम में। तो कहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा सी होगा, कंडेंसर में करते हैं और
एब्जॉर्बर में करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन सोलर वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हीट इज एब्जॉर्ब, कहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है? जनरेटर में। जनरेटर में हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं डेफिनेटली प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और इवापोरेटर में हम कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एब्जॉर्बेंट इन द सोलर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम सेपरेट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट ओनली व्हेन। डेफिनेटली जब हमारा ऑब्जर्वेंट रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसका इवेपोरेटिंग पॉइंट कम होता है, तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है हमारे एब्जॉर्बेंट से पहले। और जब हम एब्जॉर्बेंट का सिलेक्शन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों के इवेपोरेटिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना अच्छा, बढ़िया, अच्छी चीज है। बट हम ये भी देखते हैं कि दोनों के फिनोमिना भी ऐसी होनी चाहिए कि वो रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब कर पाए। तो बहुत सारी चीजें होती है सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप सेपरेटली वेपर एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे तो वहां पे सारी चीजें मेंशन की गई रहेंगी। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, इट इज सफिशिएंटली हीटेड बाय द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हम इसको हीट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फॉर सेम कंडेंसर इवेपोरेटर टेम्परेचर द COP of absorption refrigeration system less than the mechanical vapor compression refrigeration system since in the absorption refrigeration system। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जगह हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं जो कि हाई ग्रेड एनर्जी है, मैक्सिमम फॉर्म वो यूटिलाइज हो सकती है। एक में हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, मतलब हीट का यूज करते हैं, जो कि लो ग्रेड एनर्जी है। और लो ग्रेड एनर्जी को हम उतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते जितना हम हाई ग्रेड एनर्जी को करते हैं। अब हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, इसके लिए आपको समझना है तो आपको थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर देखने होंगे मेरे इंटरव्यू सीरीज के। वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन से इनरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, कैसे हाई ग्रेड एनर्जी एफिशिएंट होती है एज कंपेरिजन टू लो ग्रेड एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, the compression in the photovoltaic operated refrigeration system run by, ये रब नहीं है, सॉरी, रब ने बना दी जोड़ी, नहीं, रन बाई। किससे रन करते हैं हम? डीसी मोटर के थ्रू। डीसी मोटर से, आप एसी मोटर भी लगा दो, कोई आपको मना नहीं करेगा, इन्वर्टर आप यूज कर लो, बट फालतू में कॉस्ट आप बढ़ाओगे हमारे सिस्टम का। तो इंपॉर्टेंट होता है कि कॉस्ट बढ़ाओगे, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, ज्यादा पैसे में सेल करोगे कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली डीसी मोटर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज मोर अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रीफर्ड मटेरियल इन थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम। सेमीकंडक्टर का हम यूज करते हैं, पीएन जंक्शन बनाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हम वहाँ पे थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज इन एडजॉर्प्शन सिस्टम। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन सिस्टम है। तो सिलिका जेल, एक्टिव कार्बन, जियोलाइट, ये सारे एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे दिए। इसके अलावा भी होता है, हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो, कंडक्टिविटी के साथ साथ उसका जो इंटरनल सरफेस है वो ज्यादा अच्छा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्टेक्ट में आए हमारे रेडिएशन के और ज्यादा से ज्यादा वेपोरेशन हो पाए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेट अलग है, एब्जॉर्बेट मतलब रेफ्रिजरेंट मटेरियल जिसको हमारा एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब करता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों डिफरेंट है, ध्यान से पढ़ना है। तो एब्जॉर्बेट मटेरियल यूज इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वाटर का भी हम यूज करते हैं, अमोनिया का, मतलब एक तरह से रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज करते हो आप? वाटर, अमोनिया, मेथनॉल, बहुत सारी चीज यूज करते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि हमारा एब्जॉर्बेट कौन से मटेरियल का बना हुआ है और उसके लिए फेवरेबल एब्जॉर्बेट कौन सा हो सकता है, किसकी ज्यादा एफिनिटी है कि वो एब्जॉर्ब कर पाए। सारी चीजें हम सिलेक्शन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ऑल ऑफ एबव है, मतलब सारे सही हैं, यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।